अपने सरमन हाथी पर सवार दुर्गा हो गई। गढ़ पे लक्ष्मी, रण पे चंडी, अवतार दुर्गा हो गई। रानी दुर्गावती ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वयं उनकी प्रतिनिधि बनकर गौड़ साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। गंभीरता से प्रशासन की कठिनाइयों का समाधान करते हुए कब रानी संपूर्ण प्रजा की पूजनीय हो गई, ज्ञात ही नहीं हुआ। रानी ने जब प्रशासन कार्य संभाला तब भारत देश राजनीतिक उथल-पुथल से ग्रस्त था। गोंडवाना राज्य के आसपास के राज्य रीवा, रतनपुर, चांदा, बरार सभी की सीमाएं दिल्ली की सीमाओं से लगी हुई थीं। यहाँ के राजाओं में ना तो एकता थी, ना ही दिल्ली के अकबर से लोहा लेने का सामर्थ्य। गढ़ा के सम्मुख दिल्ली का शासन ही मजबूत शासन था, किंतु फिर भी मालवा मांडू के अकवानी सुल्तान बाज बहादुर की नज़र गोंडवाना साम्राज्य पर थी। परिस्थितियों को भांपकर रानी ने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ स्थापित की। चौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। संग्राम शाह भी यही राजधानी बनाकर राज्य करते थे। यह गढ़ा के पश्चिमी भाग में नरसिंहपुर के पास सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रानी ने अपने 67,500 मील के साम्राज्य के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दिया। इस हेतु प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के संपादन हेतु सर्वप्रथम रानी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। दीवान आधार सिंह कायस्थ ये रानी के दरबार में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। महेश ठाकुर, जो दरभंगा महाराज के पूर्वज थे, रानी के दरबार में राज पुरोहित हुए। मान ब्राह्मण प्रशासनिक व्यवस्था इन्हें सौंपी गई। स्वामी विट्ठलनाथ इन्हें न्यायाधीश का कार्य प्रदान किया गया। भोज सिंह कायस्थ, इनका कार्यकाल संग्राम शाह के समय से था, अतः अनुभवी थे, इसलिए रानी ने इन्हें सेनापति बनाया। अफगानी मियाँ भिकारी रोमी, इन्हें 52 गढ़ और 57 परगनों का संरक्षक बनाया गया। कीकर सिंह पानीकार, ये रानी के भूजल विशेषज्ञ हुए, जिनके मार्गदर्शन में कुएं, तालाब, बावलियों का निर्माण हुआ। दामोदर दास जी, ये रानी के राज्य में राजकवि के रूप में नियुक्त हुए, जो वल्लभ संप्रदाय के सेवक जी के नाम से विख्यात थे। सेवक वाणी इन्हीं की रचना है। ये सभी गौड़ साम्राज्य के 8 मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने अपनी ज्ञान, कौशल और सूझबूझ से रानी को प्रशासनिक कार्य में सहयोग प्रदान किया। राज्य के संपूर्ण विकास के लिए रानी ने अर्थ, धर्म, राज्य और न्याय व्यवस्था का संतुलित साम्य रखा। भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए रानी ने अपने राज्य के सामाजिक कल्याण हेतु कार्य प्रारंभ कर दिए। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य मैदानी भाग, जो आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई, जिससे कृषि उत्पादन, कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन इत्यादि को बढ़ावा मिल सके। भूजल विशेषज्ञ कीकर सिंह पानीकार ने मार्गदर्शन देते हुए नए नए तालाब, तलैया, कुएं, बावलियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। रानी के प्रशासन काल से पूर्व में भी
कई तालाबों के निर्माण हो चुके थे। उनके ससुर आमनदास अर्थात संग्राम शाह के नाम से संग्राम सागर का निर्माण हो चुका था। महाराज ताल मदन शाह के समय निर्मित हुआ था। गोकुल ताल भी इनके पूर्वजों के द्वारा निर्मित हुआ था। आवासीय क्षेत्र से लगे स्थानों के कुछ दूर रानी ने उन तालाबों का निर्माण कराया जिनकी जल संग्रहण क्षमता अधिक थी और इनके जल से नगर के कुएं तालाब के जल स्रोत सुदृढ़ हुए। ये थे रानी ताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंगा सागर इत्यादि। जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इन तालाबों को पुरस्कारों और स्मृतियों से जोड़ दिया। रानी ने अपने सभी कर्मठ मंत्रियों और सहयोगियों के नाम पर तालाबों का निर्माण कराया। आधार ताल, ठाकुर ताल, मोती ताल, कीकर ताल, देव ताल, चेरी ताल, इमरती ताल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। रानी का अपने वन प्रदेश के ऊपर भी गहन निरीक्षण था और वन्य प्राणियों के जीवन रक्षा के लिए भी इन्होंने तालाबों का निर्माण कराया। बाघा ताल, बक्सेर ताल इसके उदाहरण हैं और हाथियों की जल क्रीड़ा और स्नान के लिए हाथी ताल का निर्माण भी कराया गया। युद्ध से जीतने के पश्चात जो धन प्राप्त होता उसका कुछ भाग रानी तालाबों के निर्माण में व्यय करती और कुछ धन भाग पद्धति अर्थात कर के माध्यम से संग्रहित करके यह कर प्रजा के द्वारा स्वर्ण मुद्राओं में हाथी और घोड़ों के रूप में रानी को प्रदान किया जाता। रानी के राज्य में मनोरंजन के पर्याप्त संसाधन थे। गीत, संगीत, लोक नृत्य के माध्यम से लोक कला को बढ़ावा मिला। वहीं घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी जैसी शस्त्र संचालन की प्रतियोगिता के माध्यम से प्रजा में शौर्य को स्थान मिला। लघु काशी के मंदिर और तालाबों के किनारे निर्मित मंदिरों से उस काल की वास्तुकला का प्रमाण मिलता है। एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ने वाली पंचासर योजना से यह सिद्ध होता है कि रानी वैज्ञानिकता के साथ विकास कार्य कर रही थी। मदन महल की सुरंग, चौरागढ़ की सुरंग, इनका तकनीकी दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। रानी प्रजा और ग्रामीण की कुशल क्षेम लेने के लिए युद्ध की परिस्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्रता से पहुंचने के लिए भूमिगत मार्गों का प्रयोग करती थीं, जो एक किले से दूसरे किले से जुड़े हुए थे। ये मार्ग इतने बड़े थे आंतरिक रूप से, जहां पर मशाले जलाने के पश्चात घोड़े पर बैठकर आराम से निकला जा सकता था। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि ये भूमिगत मार्ग नर्मदा नदी के बीच से बंद नहर के माध्यम से गुजरते थे। इतनी विकसित समृद्ध साम्राज्य व्यवस्था पर बाज बहादुर की गिद्ध दृष्टि थी। एक ओर नगरीय क्षेत्र में विपुल पशुधन, गाय, हाथी, घोड़े, उन्नत कृषि, वस्त्र उद्योग, काष्ठ उद्योग, शस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल रहा था। वहीं वन प्रदेश में रहने वालों को औषधि निर्माण, लाख, गोंद के व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा था। आम, जामुन, सीताफल, इनके बड़े बड़े बगीचे रानी ने नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए, तो वन क्षेत्रों में साल, सागौन, खैर, तेंदू, इनके वृक्ष सघन वन तैयार किए। गौड़ साम्राज्य की प्रजा मेहनती थी। कृषि उद्योग धंधा हो या देश की सीमा पर सैन्य सुरक्षा, सभी कार्य वे रानी और राष्ट्र को समर्पित होकर करते थे। रानी भी
उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को गंभीरता से लेती थीं। रानी ने अपने शासनकाल में धर्म, आध्यात्म, ग्रंथ लेखन सभी को उचित पर्याप्त स्थान दिया। राजपूत वंशीय कन्या ने गौड़ वंशीय पैतृक धर्म संस्कृति का अनुकरण किया और उनके संवर्धन के सतत प्रयास किए। संपूर्ण राज्य सौभाग्य का प्रतीक था। एक बार की बात है, गढ़ा ग्रामीण क्षेत्र में नरभक्षी शेर के आतंक से प्रजा भयभीत थी, पर उस शेर को पकड़ना कठिन होता जा रहा था। जब यह बात रानी को ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ जंगल में डेरा जमा दिया। रात का समय था। रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर जंगल का निरीक्षण कर रही थी। थोड़ी ही देर में हाथी जोर से चिंघाड़ा। रानी को समझते देर न लगी। उन्होंने तेजी से भाला निकाला और पीछे की ओर फेंक दिया। निशाना सटीक था। शेर वहीं ढेर हो गया। किंतु आगे क्या देखती हैं? महावत जोर से चिल्ला रहा है। उसका पैर शेर के मुंह में था। रानी ने तलवार निकालकर उस शेर पर वार किया और उसका अंत कर दिया। अभी खतरा टला नहीं था। एक शेरनी नीचे से आक्रमण की तैयारी में थे। रानी ने भाले से शेर पर प्रहार किया। शेर के पंजे के साथ भाला जमीन में धंस गया और शेर रानी के आगे आत्मसमर्पित करते हुए बैठ गया। एक भाले से रानी ने शेरनी के मस्तक पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। एक साथ एक ही समय में 4 शेरों का शिकार किसी बड़े साहस से कम न था। रानी प्रजा वत्सल थीं। एक दिन बरसात के समय अपनी प्रजा की कुशल क्षेम जानने के लिए रानी नगर में भ्रमण कर रही थी। प्रजा रानी की अगुवाई में मार्ग के दोनों ओर खड़ी होकर जयकारे लगा रही थी। तभी पीछे से किसी स्त्री के जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। रानी वहां पहुंची। ज्ञात हुआ उसका नन्हा सा बेटा नदी के बहाव में बह रहा है। रानी ने अविलंब नदी में छलांग लगाकर बालक को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके प्राणों की रक्षा की। प्रजाजन रानी को अपने प्राणों से अधिक सम्मान देते थे। कहीं कहीं यह प्रसंग सुनने में आता है कि रानी की हार विश्वासघातियों के कारण हुई। यह सत्य प्रतीत नहीं होता, ना ही इसके कहीं प्रमाण देखने को मिलते हैं। रानी के समृद्धशाली साम्राज्य की सुगंध मालवा सुल्तान बाज बहादुर के राज्य से होते हुए दिल्ली के